नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। जी हाँ, युद्ध की घड़ी है और ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक सच्चा देशभक्त है, जो पीएम मोदी का करीबी है, जिसने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। उस ताकतवर हस्ती का नाम है अजीत डोभाल। जी हाँ, उम्मीद है नाम तो सुना होगा और अगर नहीं सुना तो जान लीजिए। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का सूत्रधार है अमित डोभाल। रिसर्च के दौरान मैंने एक जगह देखा कि लिखा हुआ था कि जब डंडे से काम लेना होता है तो डोभाल को बुलाता हूँ। ये इतनी बड़ी बात, यानी कि जब काम ना बने तो डोभाल उस काम को पूरी तरीके से निपटा देते हैं। खैर, वर्तमान में अजीत डोभाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लोगों में से एक हैं। डोभाल ने अपने करियर में कई अहम काम किए। उन्होंने दंगों को रोकने के साथ साथ कश्मीर में शांति बनाए रखने में भूमिका निभाई और तबलीगी जमात के मरकज़ों को खाली करवाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी उनकी भूमिका देखने को मिली। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, जिसमें संसद हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर के परिवार समेत कई आतंकी मारे गए। डोभाल को हमेशा से एक ऑपरेशन मैन माना जाता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में भी डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार बैठकें की। ऑपरेशन से पहले और बाद में भी डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार कई मुलाकातें बताती है कि पाकिस्तान पर अभी और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बृहस्पतिवार की बात करें यानी कि गुरुवार सुबह भी डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद ही खबरें आई कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी, जिसे भारत ने अपने सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान का मेड इन चाइना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान के कई शहरों में ड्रोन अटैक की भी खबरें आई थी। अजीत डोभाल ने अलग अलग भूमिकाओं में देश की सेवा की है। वे विवादों में भी रहे हैं, लेकिन उनकी क्षमताओं पर कोई शक नहीं कर सकता। जानते हैं इस ऑपरेशन मैन की पूरी कहानी। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके कराची, गुजरानवाल, लोहार, रावलपिंडी समेत अलग अलग शहरों में ड्रोन अटैक किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो गया है। इससे पहले सुबह डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें तरह तरह की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। भारत के 15 शहरों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान की सभी उकसावे की कार्रवाई को अपने सुदर्शन चक्र से डिफेंस सिस्टम यानी कि सुदर्शन से तबाह कर दिया है। डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडर कवर ऑपरेटिव के रूम में सक्रिय आतंकवादी समूह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल बिताए। उन्होंने 1 साल तक खुफिया एजेंट के रूप में काम करने के बाद इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयोग में 6 साल तक काम किया। प्रवीण दोंती ने अगस्त 2017 में छपे अपने लेख अंडरकवर अजीत डोभाल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में लिखा है कि पाकिस्तान में अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल कहूटा में पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र के पास एक नाई की दुकान से पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बाल का सैंपल ले आए, जिससे ये तय करने में आसानी हुई कि कहूटा में किस ग्रेड के यूरेनियम के साथ काम किया जा रहा है। अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। दिल्ली दंगों के दौरान उनकी सक्रियता और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में उनकी मौजूदगी भी चर्चा में रही। खुफिया विभाग में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन किए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी और अमित शाह के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं।
भारत के इतिहास में डोभाल 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। यह पद 1998 में अमेरिका की तरह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बनाया था। पहले एनएसए ब्रजेश मिश्रा थे। वैसे तो एनएसए के पद पर रक्षा, खुफिया और कूटनीति तीनों का काम होता है, लेकिन अब तक जितने भी एनएसए बने उनमें से ज़्यादातर कूटनीति के क्षेत्र से हैं। ब्रजेश मिश्रा, जेएन दीक्षित और शिवशंकर मेनन कूटनीति के क्षेत्र से ही थे। डोभाल से पहले एमके नारायणन अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो खुफिया विभाग से एनएसए बने थे। आमतौर पर एनएसए पर्दे के पीछे रहकर सलाह देते हैं। उनका काम दिल्ली में बैठकर हर जगह से जानकारी जुटाना और सरकार को सलाह देना होता है। अगस्त में जब कश्मीर में धारा 370 हटाई गई थी तो अजीत डोभाल ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में पूरे एक पखवाड़े तक कश्मीर में डेरा डाला था। उस दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें वे कश्मीर के सबसे तनावग्रस्त इलाकों में से एक शोपिया में स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी खाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक और वीडियो भी उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ बात करते हुए भी देखा गया। इन दोनों वीडियो से कश्मीर के बाहर रहने वाले लोगों को यह संदेश गया कि कश्मीर में शांति है और वहां हालात नियंत्रण में है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद के लिए कई नामों पर विचार हुआ। इनमें पूर्व विदेश सचिव कंबल सिब्बल, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, पूर्व राजनयिक हरदीप पुरी और अजीत डोभाल शामिल थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने डोभाल के नाम पर ही मोहर लगाई। मोदी ने पीएम बनने के बाद पहली नियुक्ति जो की वो डोभाल की ही थी। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के विरोधी कांग्रेस के कार्यकाल में अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख बनाया गया था। आडवाणी के साथ नजदीकी के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेएन दीक्षित से भी उनकी बहुत बनती थी। जेएन दीक्षित के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने एमके नारायणन तो खुलेआम कहते थे कि जब कभी मुझे किसी मामले में नर्म रुख अपनाना होता तो मैं अमरजीत सिंह दुलत का इस्तेमाल करता हूं, और जब कभी मुझे डंडे से काम लेना होता है तो मैं डोभाल को बुलवाता हूं। इसका मतलब है कि नारायणन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग लोगों का इस्तेमाल करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी जब पहली बार अमेरिका गए तो वे व्हाइट हाउस के लॉन में भाषण देने वाले थे। तभी तेज हवा ने उनके भाषण के कुछ कागज उड़ा दिए। उस वक्त पहली कतार में भारतीय विदेश सचिव और अमेरिका में भारतीय राजदूत के साथ बैठे 72 वर्षीय डोभाल ने दौड़कर उड़े कागजों को जमा किया और अपने पास अपने बॉस यानी कि मोदी के हवाले कर दिया। उन्होंने मोदी के ग्लास कवर को भी ठीक किया। मोदी ने वह भाषण बिना किसी रुकावट के दिया। आमतौर पर माना जाता है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई नेताओं को बुलाने की सलाह विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी ने दी होगी, मगर हकीकत ये है कि मोदी ने अजीत डोभाल की सलाह पर ही यह न्योता दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस न्योते को स्वीकार किया था और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। इसे पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। एक आईबी अधिकारी के तौर पर डोभाल ने भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में घुसपैठ की और उनके कई कमांडर को अपनी तरफ कर लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि एमएनएफ के नेता लालडेंगा को भारत से शांति वार्ता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डोभाल लालडेंगा के ड्रिंकिंग पार्टनर बन गए और उनका विश्वास जीतने में पूरी तरह से सफल रहे। पीएम मोदी ने 2017 में हुए डोकलाम विवाद के दौरान चीन के साथ सीमा विवाद पर डोभाल को अपना मुख्य वार्ताकार नियुक्त किया। कूटनीतिक हलकों में यह बात चल रही थी कि डोभाल ने मोदी से यह भूमिका अपने लिए मांगी थी। विदेश नीति पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो डोभाल ने इस मामले में प्रधानमंत्री को निराश नहीं किया। उन्होंने बड़ी ही कामयाबी के साथ डोकलाम विवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2016 में जम्मू कश्मीर के उड़ी में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला किया था। उस वक्त भी पूरे देश गुस्से में था। सरकार पर भी कार्रवाई करने का दबाव था। ऐसे में सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पर बालाकोट हवाई हमले भी डोभाल की देखरेख में हुए थे। इन दोनों ही स्ट्राइक में डोभाल की भूमिका बड़ी ही एक्टिव थी। डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ मिलकर म्यांमार में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादियों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान का भी नेतृत्व किया था।
वह मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। 1984 में खालिस्तान उग्रवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी भी जुटाई थी। डोभाल ने 1999 में कंधार में भारत के विमान ICC 814 से यात्रियों की रिहाई में 3 वार्ताकारों में से एक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1971 में और 1999 के बीच इंडियन एयरलाइंस के विमानों के कम से कम 15 अपहरणों को सफलतापूर्वक समाप्त किया। डोभाल 1990 में कश्मीर गए और कट्टर आतंकवादियों और सैनिकों को आतंकवाद विरोधी बनने के लिए राजी किया, जिससे 1996 में जम्मू कश्मीर चुनावों का रास्ता साफ हो गया। देश की तीनों सेना के साथ अमित डोभाल को उनके पराक्रम को NBC सलाम करता है। जय हिंद।